हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 31 अक्टूबर, अक्टूबर का आखिरी दिन। आज के दिन होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि आज के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। तो आज के दिन के से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी पीपीटी, तो आई होप आपको और ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी दिखेगी यहाँ पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। कल जो चीज़ें पढ़ी थी, कल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन पढ़े थे, उन सबका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, 1 से 1.5 मिनट में। उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। एवरी मिनट काउंट इसकी थीम थी। और अभी ईस्ट तिमोर जो है ये ऑफिशियल रूप से आसियान का सदस्य बन गया है। आसियान का 11वां मेंबर ये बना है। कैथरीन कनोली ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं आयरलैंड की। और CR-450 हाई स्पीड ट्रेन जो है, इसने 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ये चाइना की स्पीड है, चाइना की ट्रेन है। पीएम मोदी ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। और JPYC नाम का दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव, इसका आयोजन अभी किया गया है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा थाईलैंड ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को नाम दिया है मोन्था। ये मोन्था तूफान की वजह से भारत के कई राज्य प्रभावित हुए हैं। और जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न से सम्मानित किए गए जयंत विष्णु नरलिकर। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत, जिसका नाम है INS माहे, इसको अभी हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा इंडियन नेवी को सौंपा गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत घोषित किया गया है शेफ संजीव कपूर को। हांगकांग की स्टेलरेस टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली 3D विंडो डेटा सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च की है। लैंडो नॉरिस ये मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत चुके हैं, फार्मूला 1 रेस। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन अभी 18 महीने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी आयोग के द्वारा, ठीक है ना। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सर्जन मथंगी रामकृष्णन का अभी हाल ही में निधन हो गया। 2002 में इनको पद्मश्री मिला था। अब ये टॉप 16 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। आपने किया इसका रिवीजन, इसकी क्विज PDF सब आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी। MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं पर आपको वीडियो कोर्सेज, ई-बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्री मटेरियल भी मिल जाएंगे। हमारी PDF भी जो जाती है वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दी जाती है। टेलीग्राम चैनल से भी, ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर। ठीक से दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है? चलिए, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, विजुअल हो रहा है ना, ब्लैक PPT से अच्छा वाइट PPT में। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आप जानते हो भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही अपने ही टाइम पर 567 रियासतों को एक किया था, जिसकी वजह से आज हम लोग जो भारत है आज का वर्तमान में मैप ये देख पाते हैं। क्योंकि बहुत टफ टास्क होता है इतनी बड़ी रियासतों को, इतनी ज़्यादा रियासतों को एक साथ एक सूत्र में पिरोना, एक संविधान के अंतर्गत लाना। तो ये जिम्मेदारी इनको दी गई थी और इन्होंने बखूबी निभाया, जिसकी वजह से आज अपने पास 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और सब एक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक, तो 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिवस को एकता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक करने का काम इन्होंने किया था। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एक लाइन में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसको बताया भी हूँ, इनके बारे में भी काफ़ी बताया हूँ, लेकिन आपको एक लाइन ये याद रखना है, करंट अफेयर से भी आप रिवाइज कर लो, ठीक है। सरदार की उपाधि मिली थी इनको। 1931 के सत्र कराची के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष भी इनको चुना गया था, पटेल को। भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री थे। इस बार 149वीं जयंती है। 2014 से ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। एक और चीज, राष्ट्रीय संकल्प दिवस भी इसी दिन होता है, 31 अक्टूबर को ही। 31 अक्टूबर को एक्चुअली में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय संकल्प दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। एक और चीज आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, देखिए ये जो
मूर्ति दिख रही है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे बड़ी सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की, और ये गुजरात के केवड़िया में बनी है। इसे याद रखना, गुजरात के केवड़िया में है। अगला ये प्रमुख दिवस हैं और हम लोग रिवीजन आज करेंगे। तो देखिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, 6 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर को ही यूएन दिवस, 28 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, 29 अक्टूबर स्ट्रोक दिवस और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। क्लियर। अगला, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी राफेल उड़ाया। राफेल उड़ाने के साथ साथ इन्होंने 2 रिकॉर्ड बना दिए। एक तो राफेल उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं, दूसरा ये कोई 2 फाइटर जेट उड़ाने वाली एक ही राष्ट्रपति पहली बन गई हैं। मतलब अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने 2 फाइटर जेट नहीं उड़ाए थे। ठीक है, देखो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इसमें लोग कंफ्यूज होकर के सीडीएस लगा देते हैं, सीडीएस का नाम लिख देते हैं। जैसे वर्तमान में सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो आप राष्ट्रपति बताएंगे। ठीक है ना। जब आपसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा जाएगा तब आप बताएंगे सीडीएस का नाम, यानी कि अनिल चौहान जी का नाम। ठीक है, तो खैर तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में इन्होंने अभी राफेल उड़ाया और ये 2 भारतीय फाइटर जेट उड़ाने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। इससे पहले 2023 में 8 अप्रैल को इन्होंने असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई उड़ाया था, सुखोई 30 MKI। तो अब वो भी उड़ा चुकी है और अभी हरियाणा के अंबाला में 29 अक्टूबर को इन्होंने राफेल विमान उड़ाया और एक संदेश भी दिया है देश को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आप जानते हो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं प्रेसिडेंट हैं और ये प्रेसिडेंट से बनने से पहले झारखंड की गवर्नर थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। आगे, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुरुनगवा से सम्मानित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अब पीएम मोदी की राह पर चल चुके हैं, क्योंकि इनको पता है, देखिए अभी जब भी अप्रूवल रेटिंग आती है सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर की, तो उसमें पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है ना। इस बात से इनको तकलीफ होती है कि भाई हम क्यों नहीं हैं, इनकी अप्रूवल रेटिंग कम होती जा रही है, उल्टा अलग। लेकिन ये अवार्ड के भूखे हैं, आप जानते हो नोबेल के लिए कितना ड्रामा किया इन्होंने। अब इन्होंने क्या टेक्निक अपनाई है कि दुनिया में एक नया रिकॉर्ड सेट करते हैं, जिस भी देश में जाएंगे वहाँ पर अपना सर्वोच्च सम्मान इनको मिलेगा। देखो एक होता है कि खुद से कोई देश खुश होकर के दे रहा हो, एक होता है ये कि ज़बरदस्ती मांगो, है ना। तो ये ज़बरदस्ती वाले में से हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये क्या कर रहे हैं, ये गए थे अभी दक्षिण कोरिया और वहाँ पर दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान ले लिए। सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुरुनगवा से इनको सम्मानित किया गया है। एक ऐसा सम्मान जो आज तक सिर्फ राजाओं को दिया जाता है। मतलब आप देखोगे यह सम्मान अभी तक किसे किसे मिल चुका है, तो यूके के किंग चार्ल्स तृतीय, नीदरलैंड के किंग विलियम अलेक्जेंडर, मलेशिया के कई शासक, मतलब जो शासक थे राजा थे उनको अभी दिया जाता था। किसी देश के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इन सबको नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये अवार्ड पाने वाले अब तक के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, खैर अब ये तो गए थे दक्षिण कोरिया, वहाँ पर ही हुआ। बीच में लौटते समय एयरपोर्ट पर, बुसान एयरपोर्ट पर चाइना के बीच में ट्रेड डील हुई है। उस यूएस और चाइना ट्रेड डील पर मैंने कल रात को आपको एक वीडियो दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। खैर, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुरुनगवा जो है इसकी स्थापना 1949 को ही हुई थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होती है। मुद्रा कोरियन पीपल वन और ली जाई म्यूंग ये यहाँ की राष्ट्रपति हैं।
तो अभी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। एक चीज़ और रिवीजन करने वाली बात है, अभी इनको इजराइल का सर्वोच्च सम्मान और मिस्र का यानी इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया था। तो 2 वो और एक ये 3 अवार्ड ये पा चुकी हैं। पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी दुनिया में किसी भी लीडर के द्वारा सबसे ज़्यादा सम्मान पाए हुए हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से 25 से ज़्यादा विदेशी नागरिक सम्मान पा चुके हैं। ठीक है, तो अभी इनको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? तो पॉल बिया ये बन गए हैं कैमरून के प्रेसिडेंट। और कैमरून के प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, क्योंकि इनकी उम्र है 92 ईयर की। 92 वर्ष की उम्र में ये बने हैं राष्ट्रपति। दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति बनने वाले हैं राष्ट्रपति ये 1982 में लास्ट बार सबसे पहले बने थे, तब से अभी तक हैं ये कैमरून के राष्ट्रपति। इनसे पहले थे अहमदो अहिदजो, ये पहले राष्ट्रपति थे उस देश के कैमरून के, उसके बाद ये बने थे 1982 में, तब से यही हैं। तो खैर 92 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीत हासिल की है, 8वां कार्यकाल इनको मिला हुआ है। कैमरून की राजधानी याओंडे होती है, मुद्रा सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक होती है, राष्ट्रपति पॉल बिया है इसके। ठीक है, मैप में आपको कैमरून दिख जाएगा। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस नाम से नया जिला बनाने की घोषणा हुई है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बनाने की चर्चा हो गई है तेज, और ये ज़िला बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जल्द ही पूरा मैप में भी आ जाए, स्टेब्लिश कर दिया जाए। ये ज़िला होगा कल्याण सिंह नगर। कल्याण सिंह नगर, ये कल्याण सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर रखा जाएगा। तो कल्याण सिंह आप जानते हो, देखिए ये 76वां जिला बन सकता है उत्तर प्रदेश का, कल्याण सिंह के नेम पर, कल्याण सिंह के नाम पर। कल्याण सिंह अगर आपको याद हो तो जब राम मंदिर विवाद हुआ था ना, बाबरी मस्जिद ढही थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस टाइम पर ये मुख्यमंत्री थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को। खैर उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये 76वां जिला होगा। देखो अभी आपने पढ़ा था 2025 में ही शुरुआत में जब कुंभ मेला था, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया गया है टेम्पोररी रूप से। वो था कुंभ मेला जी, मतलब प्रयागराज कुंभ मेला को लेकर के एक नया टेम्पोररी जिला बनाया गया था। कुंभ मेला को मैनेज करने के लिए एक जिले के रूप में उसको घोषित कर दिया गया था कुंभ मेला क्षेत्र को, जिससे वहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑफिसर, DM, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए जा सके, जो जिनका फोकस हो केवल कुंभ मेला को ऑपरेट करने का, क्योंकि कुंभ मेला एक बहुत बड़ी आबादी को वहाँ पर मैनेज कर रहा था। आपने देखा 63 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाए स्नान किए। तो खैर वो तो टेम्पोररी जिला था, लेकिन ये जो जिला बनेगा ये परमानेंट बनेगा, क्योंकि ये मैप में आएगा। ठीक है, मतलब अब से ये काउंट होगा अगर ये पूरा अप्रूवल सब कुछ मिल जाता है केंद्र वगैरह की। तो अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को, कुछ तहसीलों को काटा जाएगा, जैसे बेसिकली अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसील को काट करके, और बुलंदशहर की डिबोई तहसील को, ये 3 को शामिल करके बीच में एक जिला बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का होगा 76वां जिला। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 75 जिले सबसे ज़्यादा हैं किसी भी राज्य की अपेक्षा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो है ही उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या होने की वजह से सारी चीज़ों की संख्या ज़्यादा है। विधानसभा में सीटें 403 हैं सबसे ज़्यादा, विधान परिषद में भी 100 सीटें हैं सबसे ज़्यादा, राज्यसभा में 31 सीट सबसे ज़्यादा जाती है, 80 सीट लोकसभा में सबसे ज़्यादा जाती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 18 यहाँ पर मंडल भी हैं उत्तर प्रदेश में। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स आई है, इसमें भारत है 4थे स्थान पर। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट है आपके सामने, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टॉप पर है, जिसे 0.0744 का रेटिंग मिला हुआ है। दूसरे पर रसिया है और इसे 0.0788 का, फिर चाइना 0.0788 का, फिर इंडिया है 0.1184 का। तो चौथे पायदान पर है इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक है ना, फायर पावर इंडेक्स में। तो ये 145 देशों को शामिल करके उसकी रैंकिंग जारी की गई है, और उसमें 60 से ज़्यादा पैमाने लिए गए हैं जिन पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। अगला, ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो ICC की महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर आ गई हैं कौन? स्मृति मंधाना। कल साथियों बहुत ऐतिहासिक दिन रहा, भारतीय महिला टीमों ने
टीम ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा करके फाइनल की राह तय हो गई है। फाइनल में बस एक कदम दूर है, उसके बाद वर्ल्ड कप अपना होगा। ऑस्ट्रेलिया से ही सबसे ज़्यादा डर था, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कई बार भारत को हराई और ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम बहुत मजबूत टीम है। ठीक है, तो कल की जीत जो थी वो मतलब समझ लो कि ऐतिहासिक रही थी, काफ़ी इमोशनल रहा था। किसी को उम्मीद नहीं था एक टाइम पर कि जीत पाएगी इंडियन टीम, लेकिन इंडियन विमेंस टीम ने कमाल कर दिया। और खैर ये तो स्मृति मंधाना के नाम एक रिकॉर्ड बन ही गया है। नंबर 1 स्टेटस ये हासिल हुई हैं। ये अपने करियर की सबसे बेस्ट रैंकिंग पर हैं। विमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर आई हुई हैं। अभी आपने देखा था सितंबर महीने की जब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट आई थी, उसमें भी ये इस बार की प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी सितंबर 2025 की। ठीक है, तो वो भी चुनी गई हैं और ये भी चुनी गई हैं, ये नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। उधर भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में फाइनल पहुंच गया है। तो अब फाइनल देखना होगा, फाइनल में इस बार आता है वर्ल्ड कप की नहीं। खैर यहाँ तक का भी सफ़र समझ लो ऐतिहासिक ही है। तो दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वेल्स ये तीसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की। अगला, हाल ही में किस शहर में साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया? तो साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन ये अभी आयोजित किया गया है हनोई में। हनोई वियतनाम की राजधानी है और यहाँ पर 65 नेशंस साइन किया है, यानी 65 देशों ने साइन किया है पहला यूएन ट्रीटी टू फाइट साइबर क्राइम। यूएन ट्रीटी बनाई गई है साइबर क्राइम से लड़ने के लिए। यूएन ने एक मसौदा तैयार किया है, ट्रीटी तैयार किया है और उस पर 65 देशों ने साइन भी कर दिया है। हालांकि एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन भारत शामिल था इसमें। भारत इसमें गया था, 72 देश शामिल हुए ऐतिहासिक संधि पर। 72 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं अब तक। भारत अब तक साइन नहीं किया, हो सकता है आने वाले दिनों में साइन कर दे। देखिए यहाँ पर आर्टिकल में 65 है, लेकिन यहाँ पर आते आते 72 हो गया है। तो संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। 2 लोग सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद फिर सुधार की गुंजाइश करेंगे, उसके बाद फिर साइन करेंगे। लेकिन भारत ने साइन नहीं किया है अभी तक के लिए। ठीक है, जब करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो साइबर क्राइम के खिलाफ यह संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था और ये 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित किया गया हनोई वियतनाम में। वियतनाम कहाँ पर है? तो मैप में अगर आप देखोगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, तो ये मैंने आपको बताया था ना साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो आसियान का मेंबर होता है। तो इसी में आपको म्यांमार, इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया और यहाँ पर दिखेगा वियतनाम। ये जो छोटी सी कंट्री है किनारे किनारे वाली, यही किनारे किनारे वाली कंट्री जो है ये वियतनाम है। ठीक है ना, तो इस वियतनाम में आयोजित किया गया था। अगला, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फाइंडिंग होम अगेन, इसका विमोचन किया गया? तो फाइंडिंग होम अगेन पुस्तक, इसको लिखा है लेखिका ऋचा शर्मा ने। ये पुस्तक है फाइंडिंग होम अगेन आवर क्वेस्ट टू बिलोंग। तो इस पुस्तक को ऋचा शर्मा ने लिखा हुआ है। ठीक है ना, न्यू वॉइस प्रेस ने इसे पब्लिश किया है। अगला, आज रिवीजन वाला पेज नहीं लिया गया है, कारण ये है कि देखिए पीपीटी मैंने आपको बताया कि वाइट में लाया गया है, ब्लैक से वाइट, तो चीज़ें अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन में सब कुछ फिक्स कर लिया जाएगा। ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ले गुइन फिक्शन पुरस्कार ये मिला है अभी किसे? वज्र चंद्रशेखर को। वज्र चंद्रशेखर जो हैं ये श्रीलंका के हैं, नाम से इस पर लग रहा है कि इंडियन होंगे, लेकिन ये श्रीलंका के हैं और लेखक हैं ये भी। देखिए इनकी पुस्तक आई थी रेक्सफाल और इसी रेक्सफाल के लिए ये अवार्ड मिला हुआ है, उर्सुला के ली ग्यून प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, तो ले गुइन फिक्शन पुरस्कार इसे कहते हैं, उर्सुला के ली ग्यून फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। $25,000 नगद पुरस्कार मिलता है। तो वज्रशेखर को मिला है, चंद्रशेखर को, जो कि श्रीलंकाई लेखक हैं। याद रहेगा, यह अवार्ड अभी 2022 में ही शुरू हुआ है, ताज़ा ताज़ा है, लेकिन काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, $25,000 मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस पुस्तक के लिए मिल रहा है, रेक्सफाल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के फ्लोरिडा और जॉर्जिया में भारी तबाही मचाई? देखिए भारत में एक तूफान आया है मोन्था, वो बंगाल की खाड़ी से उठा है, उसका नाम दिया है थाईलैंड ने। लेकिन यहाँ अमेरिका में भी एक हैरिकेन आया है, एक चक्रवाती तूफान आया है। आप जानते हो अमेरिका वगैरह क्षेत्र में आता है तो उसे हैरिकेन कहते हैं। अगर वही कोरिया, जापान, चाइना की तरफ आता है तो उसे टाइफून कहते हैं, और वही भारत की तरफ आता है तो उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं या चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ पर जो अमेरिका के फ्लोरिडा और जॉर्जिया में आया है, इसका नाम है हैरिकेन मेलिसा। क्या नाम है? हैरिकेन मेलिसा।
तो हैरिकेन मेलिसा आया हुआ है। देखिए ये सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है क्योंकि इसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है मेलिसा की। तो काफ़ी खतरनाक ये तूफान है और तटों से टकरा रहा है। और अभी देखिए अब तक 7 की मौत हो चुकी है, 6 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से टकराएगा तो इसका भयावह रूप देखने को मिल सकता है। खैर ये कैरेबियन सागर के द्वीपों पर अभी सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। श्रेणी 5 का तूफान है, कैटेगरी 5 का, सबसे ज़्यादा विनाश ही पहुँचाएगा। तो ये हैरिकेन मेलिसा का भी नाम आप याद रखना। तो ये थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी और पीडीएफ आपको अरत्ताई चैनल पर भी दी जाती है ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, और वन लाइनर आपको अरत्ताई चैनल पर दिया जाता है। तो अरत्ताई चैनल का भी लिंक है, उससे भी ज्वाइन होइए। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि नाटो में कितने मेंबर हैं, तो नाटो में आज के टाइम पर 32 मेंबर है। आप जानते हो 31वां देश बना था फिनलैंड, 32वां बना था स्वीडन। ठीक है, स्थापना 1949 को हुई थी। मार्क रूटे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बन रहे भारत के पहले ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग ब्रिज या बजरंग सेतु, इसके टावरों को किस मंदिर के गर्भगृह की शैली में डिजाइन किया गया है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की शैली में। आज आपको क्या बताना है, 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, कमेंट करके बताइए। दूसरा, शेफ संजीव कपूर को पाक कला में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कल की वीडियो से ही दोनों क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।